अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा अब रिवाइज करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बेटा एएस 9 के ये क्लास नोट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, उसी को हम रेफर करके चलेंगे। बेटा एएस 9 हमारा किस चीज के ऊपर है? एएस 9 इज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम बात करके चले, अगर मुझे टॉपिक्स को बाइफरकेट करके चलना हो, सबसे पहले क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नेक्स्ट क्या है, स्कोप क्या है, देन कुछ एक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, देन सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर इनकम, अनसर्टेनिटीज का इफेक्ट, एंड देन देयर आर सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। स्टार्ट करके चलूंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बेटा ये स्टैंडर्ड डील कैसे करता है? ये स्टैंडर्ड डील करता है कि आप किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके चलोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, और मेन फोकस इस स्टैंडर्ड का क्या रहता है कि टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन की, किस टाइम पे हमने जो है रिकॉग्निशन करके चलनी है। ठीक है, आपको और कब रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करेंगे, तो इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड आपका फोकस करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के स्कोप की तो मैं बात करके चलूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील करता है जो भी आपका रेवेन्यू राइज होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से। ठीक है, सेल ऑफ गुड से, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और एंटरप्राइज के रिसोर्सेज अगर और कोई यूज कर रहा है उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, डिविडेंड, उसके साथ ये स्टैंडर्ड डील करके चलेगा। ये वाला स्टैंडर्ड कुछ चीजों का डील नहीं करके चलता। एएस 9 कौन से रेवेन्यू से डील करके नहीं चलेगा? जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू है, जो आपका हायर परचेज या लीज एग्रीमेंट से रेवेन्यू है, जो आपका रेवेन्यू है गवर्नमेंट ग्रांट से, और जो आपका रेवेन्यू है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। क्यों? इसके ऊपर एएस 7 है, इसके ऊपर एएस 19 है, इसके ऊपर एएस 12 है, और यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट की क्या लगती है, रेगुलेशंस लगती है। एएस 9 जो है उसके अंदर कह रहे हैं कुछ एक आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होती इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू, वो ये बोल रहा है एएस 9 के अंदर। पहला कह रहे हैं जो भी आपने नॉन करंट एसेट बेचा है उसके ऊपर जो भी गेन हुआ है, गेन रियलाइज हुआ है, वो नहीं आएगा। ठीक है, देन आपका कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है, आपने किसी नॉन करंट एसेट को होल्ड करा हुआ है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, फिक्स एसेट था कोई, एप्रिशिएट होगी वैल्यू, जो अनरियलाइज गेन है वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। आपने क्या करा है, किसी ऑब्लिगेशन थी, आपने आपने उसको सेटल कर दिया है एट एन अमाउंट लेस देन द कैरिंग अमाउंट, तो जो उसके ऊपर आपको रियलाइज गेन हुआ है वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन थी उसको आपने रीस्टेट करा है, यानी कैरिंग अमाउंट को रीस्टेट करा है लोअर अमाउंट के ऊपर, जो अनरियलाइज गेन है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से, या जो एडजस्टमेंट होती है ट्रांसलेशन से ऊपर ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, वहां पर आपको कोई भी रियलाइज अनरियलाइज गेन है वो आपके इस रेवेन्यू में कवर नहीं होगा। ठीक है बेटा, आपने क्या करा है, कोई आपके पास नेचुरल एसेट्स पड़े हुए हैं, बेसिकली आप कह लीजिए एग्रीकल्चर है या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हर्ब्स है, उसके अंदर नेचुरल इंक्रीज हुआ है, उनकी वैल्यू के अंदर चेंज हुआ है करंट एसेट्स की, उनको होल्ड करने के लिए। ठीक है, जो अनरियलाइज होल्डिंग गेन है वो भी आपका रेवेन्यू के अंदर कवर नहीं होता है। अब रेवेन्यू की अगर हम बात करके चले, रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू इज बेसिकली ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो किस चीज का? कैश का, रिसीवेबल का, या अदर कंसिडरेशन का, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में होगा, है ना, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से होगा, गुड्स बेच के, सर्विसेज रेंडर करके, या एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को यूज करके, बाय अदर्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। अगर एक एजेंसी रिलेशनशिप है तो उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर क्या आएगा? सिर्फ कमीशन का अमाउंट आता है, उसके अंदर ग्रॉस इनफ्लो नहीं आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, कहेंगे जो रेवेन्यू का अमाउंट है वो कैसे डिटरमिन करके चलोगे? जो भी एग्रीमेंट हो रखा है दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, अब इस पर अगला पॉइंट आता है कि यूज्ड बाय अदर्स और एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग रिजल्ट इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बेसिकली चार्ज होता है यूज करने के लिए कैश रिसोर्सेज। ठीक है, या फिर जो भी अमाउंट ड्यू है एंटरप्राइज को। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करके चलते हैं? टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसको टेक देखते हुए, और रेट एप्लीकेबल के ऊपर। ठीक है, रॉयल्टी को कैसे रिकॉग्नाइज करके चलोगे? एक्रूअल बेसिस के ऊपर, जो भी रेलिवेंट एग्रीमेंट की टर्म्स है उसको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर जो रिजल्ट आता है, बेसिकली रिवॉर्ड मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करके चलना है? जब राइट टू रिसीव जो है पेमेंट है एस्टेब्लिश होगा, इरिस्पेक्टिव की वो कौन से ईयर के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डिविडेंड है, 24-25 में जाके डिक्लेयर होता है, बेशक वो 23-24 का डिविडेंड है फाइनल वाला, लेकिन रेकॉग्नाइज कब करूंगा मैं उसको? 24-25 में जाके करूंगा, 23-24 में रेकॉग्नाइज नहीं करके चलूंगा। 24-25 के अंदर इंटेंड डिविडेंड मिलता है 24-25 का, 24-25 के अंदर रेकॉग्नाइज करके चलूंगा। सबके लिए कॉमन पॉइंट है कि कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए कलेक्शन को लेकर। ठीक है, अगर अनसर्टिनिटी है तो उस केस में आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन को क्या करना चाहिए? पोस्टपोन करना चाहिए। देन अगला पॉइंट आता है सेल ऑफ गुड्स के बारे में। सेल ऑफ गुड्स के बारे में क्या कहता है? कहते हैं कि जो आपका रेवेन्यू है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो आपको तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन क्या है कि जो गुड्स हैं, यानी जो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैं वो ट्रांसफर कर दी है सेलर ने बायर को। और दूसरा क्या है, या फिर जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है ओनरशिप से रिलेटेड वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बेसिकली यहां पर क्या है कि गुड्स चाहे ट्रांसफर ना हुए लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को लेकर, और उसके कलेक्शन को लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हम एप्लीकेशन हमने सीखी थी। इसके अंदर सबसे पहला केस हमने करा था कि अगर डिलीवरी जो है वो डिलेड हुई है बायर की रिक्वेस्ट के ऊपर, और बायर जो है उसने टाइटल एक्सेप्ट कर लिया और बिलिंग एक्सेप्ट कर ली,
तो ऐसे केस में रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्निशन करके चलेंगे? बेटा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था अपनी कार का, कि मैंने किया की कार अपनी जो बुक करी थी, ठीक है, कार की डिलीवरी मैंने 1 अगस्त को ली, लेकिन उनका मुझे फोन आ गया, तो उन्होंने कहते हैं कि अगर आपने सर बिलिंग करानी है, आप अगस्त जुलाई जुलाई में बिलिंग करा लो, क्योंकि 1 अगस्त से प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? पहला है कि गुड्स मस्ट बी इन हैंड, गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज बायर्स गुड्स, कि गुड्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ जी ये कार जो है साहिल सर को बिलोंग करती है। ठीक है, और गुड्स जो है वो रेडी होनी चाहिए डिलीवरी के लिए एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, यानी जिस टाइम पे हम रिकॉग्निशन करके चल रहे हैं वो कार रेडी होनी चाहिए डिलीवरी के लिए। पहला केस हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी डिले क्यों हो रही है? बायर की रिक्वेस्ट के ऊपर। अगला क्या है? डिलीवरी इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इसके अंदर क्या आता है? पहला क्या है कि गुड्स जो है आर सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। कह रहे हैं कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? कह रहे हैं जब इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और कस्टमर डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेगा। आपने अपने घर में एसी लगवाया, ठीक है, एसी आ गया, उसकी इंस्टॉलेशन हुई, उन्होंने चला के दिखाया कि कूलिंग हो रही है नहीं हो रही, आपसे वो साइन करवाते हैं एक पेपर के ऊपर कि हाँ जी ये ओके है, टेस्टेड है, ठीक है, आप साइन कर दीजिए। जब आप साइन करोगे तब जाके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन जहां पर वो कहता है कि जहां पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर सिंपल है, जैसे मान लेते हैं आप कोई एलईडी लेकर आ गए, कोई टीवी लेकर आ गए, ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल है, ठीक है, तो वहां पर क्या चीज है? वहां पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करा जा सकता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं है तब भी। अगला क्या आता है? गुड्स अगर बेचे गए हैं, सोल्ड करे गए हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। बेटा क्लास के अंदर हमने शादी कराई थी एक बच्चे की, याद करो, ठीक है, इसके अंदर क्या एग्जांपल देते थे? हमने कहा था कि गुड्स अगर सोल्ड करी हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, तो उस केस के अंदर हम कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके चलेंगे? कहना है रेवेन्यू को तब तक रिकॉग्नाइज करके मत चलो जब तक इनमें से कुछ फुलफिल नहीं हो जाता, या तो गुड्स फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर लेता बायर, ठीक है, या फिर बायर जो है उसने क्या करा है, कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जिससे पता लग जाए कि ट्रांजेक्शन अडॉप्ट हो गई है। तीसरा, हमने कुछ टाइम लिमिट दिया था, ठीक है, कि इतने टाइम में गुड्स को या तो अप्रूव कर देना या रिजेक्ट कर देना, वो टाइम लिमिट निकल गया। और चौथा, जहां पर हमने टाइम लिमिट नहीं दी थी लेकिन एक रीजनेबल टाइम निकल गया, हमने यहाँ पे बेटा शादी का एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था एक बच्चे की शादी हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल वहां पे सूट वगैरह जो है उनके लिए, साड़ी वगैरह जो है वो मैं लेकर गया था, है ना। अब हुआ क्या, उन्होंने सूट साड़ी रख लिए, अब सारे तो रखेंगे नहीं। अब उन्होंने क्या करा, 10 दिन बाद मुझे आकर कुछ सूट वापस कर दिए, यानी जो उन्होंने वापस नहीं करे वो एक्सेप्ट हो गए। दूसरा क्या किया, वो शॉपिंग के लिए निकले तो वही सूट पहन के निकल आए जो मैं बेचकर आया था, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं। शादी थी 1 महीने बाद, ठीक है, तो मैंने टाइम दिया, मैंने कहा चलो यार कि 1 महीने बाद शादी है, तो 20 दिन बाद, 20 दिन तक आप मुझे बता देना, अप्रूव हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वापिस कर जाना। 20 दिन निकल गए हैं, गुड्स वापिस नहीं आए, इसका मतलब क्या? अप्रूव हो गए, ठीक है। शादी थी महीने बाद, महीना कंप्लीट हो चुका हुआ है, शादी हो चुकी हुई है, अभी तक गुड्स वापस नहीं आए हैं। बेटा मान के चल सकता हूँ ना, एक रीजनेबल टाइम निकल गया है, ठीक है, हमने कोई टाइम दिया नहीं था, बट एक रीजनेबल टाइम निकल गया ना कि हाँ जी गुड्स जो है अप्रूव हो गए होंगे, ठीक है। ज्वेलरी के केस में भी हम सेम एग्जांपल लेकर चल सकते हैं, और ज्वेलरी या डायमंड्स के केस में बड़ा कॉमन होता है ये, कि गुड्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्या कहता है? गुड्स आर सोल्ड बाय गिविंग द बायर एन अनलिमिटेड राइट ऑफ रिटर्न, ग्रांटेड सेल्स है। कहते हैं गुड्स जो हमने बेचे हैं लेकिन जो बायर है उसका एक अनलिमिटेड राइट है कि कभी भी रिटर्न कर सकते हो, ग्रांटेड सेल वाला होता है। कहते हैं यहाँ पर रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे एग्रीमेंट के बेस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज है, अगर मान लो मनी बैक का ऑफर दिया गया है, अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, कहते हैं नहीं अगर अगर पसंद ना आए जी पैसे वापस ले लेना, तो कह रहे हैं आप रेवेन्यू को तो रिकॉग्नाइज करके चलोगे, लेकिन आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि कितने परसेंट गुड्स वापस आते हैं, कितने गुड्स वापस आ जाते हैं, उस बेस के ऊपर आप जो है वो प्रोविजन जो है वो बना के चलोगे। कंसाइनमेंट सेल्स की बात करके चल रहे हैं, कंसाइनमेंट सेल में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? जब गुड्स जो है बेटा थर्ड पार्टी को बेच देंगे। कैश ऑन डिलीवरी, अमेजोन का एग्जांपल दिया था हमने यहाँ पर। कहना रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब कैश जो है वो रिसीव कर लिया किसने, या तो सेलर ने या एजेंट ने, ठीक है। आपने क्या करा, गुड्स बाय करे, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर दी साथ के साथ, तो वहां पर सेलर को पैसा मिल गया यानी कंपनी को पैसा मिल गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। आपने सीओडी करा, सीओडी के केस में क्या होगा, जब आप एजेंट जो गुड्स लेने लेकर आया है उसको जब बेटा पैसा दोगे ना तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अगला क्या है? सेल और रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये क्या होता है कि सेलर ने एग्री करा कि भाई जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ ना वो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आपसे वापस ले लूंगा, या कुछ टाइम बाद वापस ले लेंगे आपसे, रीपर्चेज कर लेंगे। तो बेटा ये ना एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म इनटू प्ले आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो कैश फ्लो होगा, इनफ्लो होगा, उसको रेवेन्यू की तरह मत रिकॉग्नाइज कर लेना। अगला क्या आ जाता है? स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट्स। ये क्या है? कहते हैं यहाँ पर पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगी या तो फुल या पार्शियल उन गुड्स के लिए जो स्टॉक में नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैंने सीएच के कुछ मोमेंटो बनवाए, शर्ट्स बनवाई, ठीक है, वो स्टॉक में थोड़ा अवेलेबल होंगी बेटा। तो कहते हैं यहाँ पर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करके चलो, जब जो गुड्स हैं यानी वो मेंटोस बन गए हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गए हैं, आइडेंटिफाइड हो गए हैं कि हाँ जी यार यही गुड्स हैं, वो आइडेंटिफाई हो गया बेटा कि, एक मिनट बेटा सॉरी, अरे बेटा एक बार कंफर्म करना, स्क्रीन कौन सी है आप लोगों के सामने? yes, ma'am.
सर नोट। आप एक बार बताना बेटा, नोट्स हैं अभी? क्लास में। हाँ जी, नोट्स ही हैं। जी यस सर। यस सर। चलो, कह रहे हैं रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करके चलोगे? जब गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो गए, आइडेंटिफाइड हो गए और रेडी फॉर डिलीवरी है। ठीक है, अगला क्या है? अगर इंटरमीडिएट पार्टी को सेल करिए, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करे, डीलर्स को सेल करे हैं रीसेल पर्पस के लिए। बेटा थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, गुड जो है बेटा सेल करे हैं इंटरमीडिएट पार्टीज को, डिस्ट्रीब्यूटर को करे हैं, डीलर को करे हैं या बाकियों को करे हैं, किस पर्पस के लिए? सेल पर्पस के लिए। तो कहना है रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करके चलना है? जब रिस्क ऑफ ओनरशिप पास हो जाता है। कहना है जहां पर अगर मान लो बायर जो है वो एजेंट है, इन सब्सटेंस एजेंट है, तो वहां पर उसको कंसाइनमेंट सेल की तरह ट्रीट करके चलोगे। अगला क्या आता है कि जहां पर आपने सेल करी है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रही है, और गुड्स कब डिलीवर करेंगे? जब फाइनल पेमेंट आएगी। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? जब गुड्स आप डिलीवर कर दोगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स है, कंसिडरेशन जो है इंस्टॉलमेंट में रिसीवेबल है, यानी आपने सेल करी, गुड्स दे दिए, लेकिन पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो कह रहे हैं ऐसे केस में जो सेल प्राइस है आप उसको तो उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लो जिस दिन आपने सेल करी है, लेकिन इंटरेस्ट को आप रिकॉग्नाइज करके चलना टाइम प्रपोर्शन बेसिस के ऊपर, जितना अनपेड बैलेंस है उस बेसिस के ऊपर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन के अंदर क्या आता है? कह रहे हैं रेवेन्यू को आपने रिकॉग्नाइज करके चलना है, जो भी आपको रेवेन्यू मिला है, जो भी बेटा आपको रेवेन्यू जो है वो मिला है, ठीक है, रिसीव हुआ है या बिल हुआ है, उसको आपने डेफर करके चलना है या रिकॉग्नाइज करके चलोगे स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर ओवर टाइम। लेकिन जहां पर वैल्यू जो है वो वेरी करती है, पीरियड टू पीरियड वैल्यू वेरी कर रही है, तो जितनी आपने आइटम्स डिलीवर कर दी है जिस वैल्यू की, उस प्रपोर्शन में आप सेल्स को रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट क्या है? कहेंगे रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज करके चलेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट क्या होगा बेटा? माइनस होगा। देन इस स्टैंडर्ड के अंदर बेटा कुछ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहती है। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहती है? कह रहे हैं जो AS1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना आपने वो तो देना है ही है, लेकिन आपको क्या करना है? डिस्क्लोजर लेके चलना है उन सर्कमस्टांसेस का जहां पर आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करा है। ठीक है बेटा, लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का सेल्स ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या कहता है कि जो भी आपका रेवेन्यू है फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज उसको रिकॉग्नाइज करके चलोगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, सर्विसेज परफॉर्म हो गई है। और दूसरा क्या है? जिस टाइम पे हम रिकॉग्निशन कर रहे हैं कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग द कंसिडरेशन एंड कलेक्शन। अगर अनसर्टेनिटी है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन। मेथड्स क्या होते हैं रिकॉग्नाइज करने के रेवेन्यू? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड है, बेसिकली जहां पर एक से ज्यादा एक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जितना काम हो गया उस प्रोपोर्शन में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टैंडर्ड के अंदर भी हम ये चीज करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टैंडर्ड में भी AS7 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाते हैं, सेम चीज है। दूसरा क्या है? कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है? या तो आपका एक सिंगल एक्ट इन्वॉल्व होता है, बेटा यहाँ पर ना प्लीज और वर्ड ऐड कर लेना जो रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं। परफॉर्मेंस के अंदर बेटा यहाँ तो सिंगल एक्ट है या परफॉर्मेंस के अंदर एक से ज्यादा एक्ट है। तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर आप रेवेन्यू को जो है आप कैसे रिकॉग्नाइज करके चलोगे, कब रिकॉग्नाइज करके चलोगे? कह रहे हैं जिस टाइम पे अगर आपका सिंगल एक्ट है वो परफॉर्म हो गया है, या फिर जहां पर आपका फाइनल एक्ट हो गया। अब जो जहां पर मल्टीपल एक्ट है वहां पर क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ आपको प्री वेडिंग शूट का। बेटा मान लेते हैं प्री वेडिंग शूट हो रहा है, ठीक है जी। अब प्री वेडिंग शूट में मल्टीपल लोकेशंस के अंदर क्या होगी? शूटिंग होती है, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग दिन जाके शूटिंग करी, ठीक है, फिर जाके वीडियो एडिटिंग होगी। तो बेटा जब तक वो वीडियो एडिट होके आपको दे दी जाएगी तब तक फाइनल एक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा ना, है ना? वह हम कह रहे हैं कि ऐसी एक्ट है जिसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, जो परफॉर्मेंस पेंडिंग है ना दैट इज सिग्निफिकेंट टू द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपने शूटिंग कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक वीडियो सामने नहीं आई तब तक आप परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं रेवेन्यू को तब हम रेकग्नाइज करके चलेंगे जब ये परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी, जब वीडियो दे देंगे, सर्विस चार्जेबल हो जाएगी। ठीक है, क्विकली कवर करके चलेंगे। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के केस में एप्लीकेशन क्या होती है? इंस्टॉलेशन फीस। बेटा आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, बस इंस्टॉलेशन की सर्विस आप लेके चल रहे हो, तो जिस टाइम पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे जब वो सेट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग कमीशन, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करके चलना है? जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो उस केस में मीडिया कमीशन रिकॉग्नाइज होगा कब? जब एडवर्टीजमेंट या फिर कमर्शियल पब्लिक के सामने आ जाएगा और इंटीमेशन जो है एजेंसी से रिसीव हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन कमीशन है तो जिस टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया रिकॉग्नाइज कर लो। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन कब रिकॉग्नाइज करके चलेंगे रेवेन्यू? जिस टाइम पे बेटा आपकी पॉलिसी जो होती है वो कमेंस होती है, वो डेट, या फिर जो भी रिन्यूअल डेट रहती है पॉलिसी की। एडमिशन फीस जो होती है वो कब रिकॉग्नाइज करके चलना है? ठीक है, जब इवेंट जो है वो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है, सिंगर्स आ रहे हैं, तो जब वो इवेंट हो जाएगा कंप्लीट तब आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके चलना है।
जहां पर सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए है, जैसे कई बार कोई फेस्ट होता है जो मल्टीपल डेज के लिए एक कॉमन टिकट होती है, तो वहां पर आप क्या करके चलोगे, इवेंट्स के बेस के ऊपर एक सिस्टमेटिक बेसिस में आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ट्यूशन फीस जितना पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा उस बेस पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलोगे। एंट्रेंस फीस नेचर ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली कैपिटलाइज करते हैं। मेंबरशिप फीस, अगर मेंबरशिप फीस सिर्फ मेंबरशिप परमिट कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके लिए आपको सेपरेट पे करना है, सिर्फ मेंबरशिप परमिट कर रहे हैं, तो जब फीस मिली तब रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन अगर मेंबरशिप के साथ अगर कुछ सब्सक्रिप्शन या सर्विसेज या पब्लिकेशन मिल रही है, तो आपको सिस्टमेटिक या रैशनल बेसिस पे लेकर चलना चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो भी सर्विस या पब्लिकेशन जो है वो मिल रही है उसकी टाइमिंग और नेचर के हिसाब से। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन की हम बात करके चलते हैं यहाँ पर। अब फाइनेंशियल सर्विस कमीशन क्या है, कहेंगे ये देखो, यहाँ तो एक सिंगल एक्ट हो सकता है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है, सिंगल एक्ट जैसे आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाया उसके लिए कोई चार्जेस लगे। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया जैसे एसएमएस सर्विस हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गया। कह रहे रेवेन्यू को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जब सर्विसेज प्रोवाइड जो करी गई है वो वंस फॉर ऑल है, मतलब एक ही बार सर्विस प्रोवाइड करी गई है, कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर है। ठीक है, आपको देखना होगा कि कॉस्ट कब आपकी इनकर हो रही है उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और पेमेंट कब मिल रही है। जैसे मान लेते हैं कमीशन जो है वो चार्ज करी गई है अरेंज करने के लिए, ग्रांट करने के लिए लोन या अदर फैसिलिटी, तो जिस टाइम पे लोन ग्रांट हो गया, फैसिलिटी अरेंज हो गई है, उस टाइम पे उसको रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन अगर मान लेते हैं बेटा कोई कमिटमेंट चार्जेस है, लोन मैनेजमेंट फीस है, फैसिलिटीज फीस है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जितना टाइम ऑब्लिगेशन रहेगी तब तक वो कंटिन्यू रहेगी, तो रेवेन्यू को ओवर द पीरियड ऑफ लोन फैसिलिटी आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है और टाइमिंग क्या है, उस बेस के ऊपर बेसिकली मैचिंग कंसेप्ट यहां पर इनटू प्ले आएगा। ठीक है, लास्ट है इफेक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कह रहे हैं कि जहां पर अनसर्टेनिटी है कलेक्शन को लेकर, अल्टीमेट कलेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो वहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहां पर अनसर्टेनिटी नहीं है विद रिगार्ड टू अल्टीमेट कलेक्शन, तो ऐसे केस में बेटा रेवेन्यू को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, जहां रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन करके चल रहे हो उस टाइम पे सर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी बाद में अराइज होती है, तो ऐसे केस में आपको सेपरेट प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए अनसर्टेनिटी, और जो आपने रेवेन्यू ओरिजिनली रिकॉर्ड करा है उसको आपको एडजस्ट नहीं करके चलोगे। ठीक है, और जहां पर भी अनसर्टेनिटी है कंसिडरेशन को लेकर, तो वहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। बेटा आपका कंसेप्ट हो गया ओवर और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी हो गया है ओवर। बेटा एक बार कंफर्म कर देंगे, बेटा सबको समझ में आ गया? बच्चों प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। कितना यस टाइम लगा? सर। हार्डली 20 मिनट्स।